नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल विषय में राजस्थान की झीलें। इससे पहले के वीडियो में हमने झीलों के बेसिक बातों पर जिक्र किया और आज हम राजस्थान की मुख्य झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान की झीलों को जो है वो जलीय आवर्ती की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। वो कौन कौन सी है? एक तो खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, और दूसरी कौन सी है? मीठे पानी की झीलें। तो राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है, एक खारे पानी की झीलें और दूसरी मीठे पानी की झीलें। यहां खारे पानी की झीलें जो है वो किसका अवशेष माना जाता है? यह माने जाती है टेथिस सागर का अवशेष, टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। खारे पानी की झीलों के अंतर्गत मुख्यतः देखा जाए तो कौन कौन सी झीलें हैं? सांभर झील, डीडवाना झील, पचपदरा झील, लूणकरणसर झील, इसी प्रकार से रेवासा व कोछोर झील, ताल छापर झील, कावोद व पोकरण झील, पोकरण झील, फलोदी व बाप झील, कूचामन, नावा व डेगाना झीलें। ये सभी जो हैं वो राज्य की किस प्रकार की झीलें हैं? ये सभी खारे पानी की झीलें हैं, जिनमें से सांभर झील का संबंध कहां से है? जयपुर से। डीडवाना झील का संबंध नागौर से। पचपदरा झील का संबंध बाड़मेर से। लूणकरणसर झील का संबंध लूणकरणसर बीकानेर से। रेवासा और कोछोर झीलों का संबंध सीकर जिले से। ताल छापर झील का संबंध चूरू जिले से। कावोद और पोकरण झीलों का संबंध जैसलमेर जिले से। फलोदी और बाप झीलों का संबंध जोधपुर जिले से। कूचामन, नावा और डेगाना झीलों का संबंध कहां से रहता है? नागौर जिले से संबंध रहता है। तो ये सभी जो है वो राज्य की किस प्रकार की झीलें हैं? ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। अब इनके अतिरिक्त जो बची हुई झीलें हैं वो सभी झीलें किस प्रकार की है? मीठे पानी की झीलें हैं। तो आज हम राजस्थान भूगोल विषय के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर झीलों का चल रहा है उसमें हम सर्वप्रथम कौन सी झीलें करेंगे? खारे पानी की झीलें। तो इन खारे पानी की झीलों के अंतर्गत देखा जाए तो राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। कौन सी झील है? सांभर झील। तो इसमें सबसे पहले हम किस झील का अध्ययन करेंगे? सांभर झील का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सांभर झील। सबसे पहले इसकी स्थिति को देखते हैं। बिसांभर झील जो है वो राजस्थान के अंतर्गत कहां पर अवस्थित है? तो देखिए, यह है हमारे पास में राजस्थान का मानचित्र। इस मानचित्र के आधार पर देखें तो सांभर झील जो है वो राजस्थान के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत है। तो ये राजस्थान का मानचित्र और ये लगभग मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत किसका विस्तार है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इस अरावली पर्वतमाला क्षेत्र के अंतर्गत इस इलाके में किसका विस्तार है? इस इलाके में है सांभर झील का विस्तार। तो ये है हमारे पास में हमारी सांभर झील। तो सबसे पहले हम कौन सी झील का अध्ययन करेंगे? सांभर झील का अध्ययन करेंगे। तो ये है हमारे पास में हमारी सांभर झील। सांभर झील की स्थिति को देखें, सांभर झील की स्थिति को देखें तो सांभर झील कहां पर स्थित है? सांभर झील स्थित है जयपुर जिले के अंतर्गत, जयपुर जिले के अंतर्गत।
इसके अलावा सांबर झील का विस्तार जो है वो कहां पर है? नागौर जिले के अंतर्गत, नागौर जिले के अंतर्गत। और इसके अलावा विस्तार कहां पर है? अजमेर जिले के अंतर्गत इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहां पर कौन सा क्षेत्र आ गया? नागौर क्षेत्र आ गया। इधर यहां पर कौन सा आ गया? जयपुर क्षेत्र। और इधर कौन सा आ गया? अजमेर क्षेत्र। तो इन तीनों जिलों के अंतर्गत किस झील का विस्तार माना जाता है? सांबर झील का विस्तार माना जाता है। अब इस झील क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो ये झील जो है वो प्रशासनिक दृष्टि से इस झील का विस्तार जो है वो कहां माना गया है? जयपुर जिले के अंतर्गत। तो प्रशासनिक दृष्टि से सांबर झील का विस्तार जयपुर जिले में है, इसलिए हम सांबर झील को कहां मानते हैं कि ये जयपुर जिले के अंतर्गत विस्तृत है। ठीक है, ये विशेषता रहती है सांबर झील की। अब देखा जाए तो सांबर झील के निर्माण का अध्ययन करें। निर्माण, तो सांबर झील का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस झील के निर्माण का हमें पता किसके द्वारा चलता है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत हमें पता चलता है। शिलालेख के अंतर्गत हमें पता चलता है कि इस झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस झील का निर्माण चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव के द्वारा जो है वो इस झील का निर्माण करवाया गया। वैसे इस झील के बारे में कहा जाता है कि इस झील से नमक उत्पादन का कार्य जो है, नमक उत्पादन का जो कार्य है वो मुगल काल से ही किया जा रहा है, मुगल काल से ही किया जा रहा है। ये विशेषता हमारे पास में किस झील की रहती है? सांभर झील की रहती है। अब इसके अलावा देखें तो हमारे पास में ये जो सांभर झील है, इस सांभर झील की मूलभूत विशेषता के अनुसार किनका जिक्र भी आता है? अंग्रेजों का जिक्र भी आता है। अंग्रेजों ने इस झील को जो है वो लीज पर लिया था। और इस झील को कब लीज पर लिया था? 1817 के अंतर्गत जो है वो अंग्रेजों ने इस सांभर झील को लीज पर ले लिया था। इसके बाद में जो है वो अंग्रेजों के द्वारा जो है वो नमक समझौता किया गया, नमक समझौता। तो अंग्रेजों के साथ जो है वो नमक समझौता किया गया। और वो नमक समझौता कब हुआ था? ये नमक समझौता हुआ था 1869 के अंतर्गत, 1869 के अंतर्गत जो है वो नमक का समझौता किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों के साथ हुआ था। तो ये विशेषताएं हमारे पास में सांभर झील की विशेषताएं रहती है। अब देखा जाए तो सांभर झील का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अनुसार देखें तो हमारे पास में ये जो विस्तार है ये कौन सा है? देशांतरीय विस्तार। और इधर ऐसे ये वाला और ऐसे ये कौन सा है? अक्षांशीय विस्तार। तो इस आधार पर देखा जाए तो यहां पर जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने डिग्री से प्रारंभ होता है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य किसका विस्तार है? सांभर झील का विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और कितने तक है इसका विस्तार? 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है वो सांभर झील क्षेत्र का विस्तार है। इसी प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास इस सांभर झील का देशांतरीय विस्तार जो है, देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री से प्रारंभ होता है? देशांतरीय विस्तार होता है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के, पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर के इसका विस्तार कहां तक पाया जाता है? इसका विस्तार पाया जाता है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य,
देशांतर के मध्य। तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य किसका विस्तार है? हमारी सांबर झील का विस्तार राजस्थान के अंतर्गत माना जाता है। इस सांबर झील से आगे ये अरावली पर्वतमाला जो है वो खंडित श्रृंखला के अंतर्गत मानी जाती है और इसकी ऊंचाई भी आगे कम हो जाती है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी है? सांबर झील क्षेत्र की विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास में सांबर झील की कुल लंबाई जो है वो कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी गहराई कितनी है, इनसे संबंधित भी कुछ एक विशेषताएं जो है वो सांबर झील की रहती है। तो आइए देखते हैं सांबर झील की लंबाई के बारे में। सांबर झील की लंबाई कितनी है? सांबर झील की लंबाई है 32 किलोमीटर। लंबाई जो है वो सांबर झील की है 32 किलोमीटर। इसी प्रकार से सांबर झील की चौड़ाई जो है वो कितनी पाई जाती है? इसकी चौड़ाई है 3 से लेकर के और 12 किलोमीटर तक सांबर झील की मुख्यतः चौड़ाई पाई जाती है। इसके बाद में देखा जाए तो सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई जो है, समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कितनी है? 367 मीटर इसकी औसत ऊंचाई रहती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 367 मीटर। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सांबर झील जो है वो 300 से लेकर के और 400 मीटर तक की ऊंचाई जो है वो रखती है समुद्र तल से। तो औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 367 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई रहती है। इसके बाद में देखा जाए तो सांबर झील की गहराई, सांबर झील की औसत गहराई जो है, औसत गहराई कितनी है? इसकी गहराई रहती है 0.6 मीटर से लेकर के, 0.6 मीटर से लेकर के और कितनी रहती है? 3 मीटर तक जो है वो इसकी औसत गहराई पाई जाती है। तो सांबर झील की औसत गहराई 0.6 मीटर से 3 मीटर के मध्य रहती है। इसके बाद में देखा जाए तो इस सांबर झील का कुल क्षेत्रफल, तो सांबर झील का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल आ जाता है इसका 150 वर्ग किलोमीटर। 150 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद में देखा जाए तो सांबर झील के अंतर्गत इसकी लवणीय मृदा की मोटाई की तह जो होती है, मोटाई की तह जो है वो कितनी होती है? इसकी मोटाई की तह पाई जाती है 20 मीटर तक। तो सांबर झील के मृदा की मोटाई की, जिसमें लवणीयता की मात्रा, तो लवणीय मृदा की मोटी परत जो है वो कितने मीटर तक है? 20 मीटर तक की एक तह पाई जाती है, जो किसकी विशेषता है? सांबर झील क्षेत्र की विशेषता है। इसके बाद में देखा जाए तो इसमें प्रतिदिन जो है, सांबर झील में प्रतिदिन नमक का उत्पादन कितना किया जाता है? उत्पादन होता है इसके अंतर्गत 50 से लेकर के 60 टन के मध्य जो है वो सांबर झील से प्रतिदिन नमक का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में देखा जाए तो इस सांबर झील की जल ग्रहण क्षेत्र जो है, जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? सांबर झील का जल ग्रहण क्षेत्र तो कितना है? 2500 वर्ग किलोमीटर। ये सांबर झील का
जल ग्रहण क्षेत्र है। तो ये कुछ एक बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं सांबर झील की। बिसांबर झील की कुल लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 3 से 12 किलोमीटर तक जो है वो सांबर झील की चौड़ाई पाई जाती है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 367 मीटर तक है और इसकी औसत गहराई जो है वो 0.6 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक पाई जाती है। इसके बाद में देखें तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 150 वर्ग किलोमीटर सांबर झील का कुल क्षेत्रफल है। लवणीयता की एक मोटी परत जो इसमें पाई जाती है, जो मृदा के रूप में है, वो कितनी है? 20 मीटर की पाई जाती है। प्रतिदिन इस झील से नमक का उत्पादन कितना होता है? 50 से लेकर के 60 टन तक जो है वो प्रतिदिन इस झील से नमक का उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद में देखें तो जल ग्रहण क्षेत्र कितना है इसका? तो 2500 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में देखा जाए तो सांबर झील के अंतर्गत मुख्यतः नमक का स्रोत किसे माना जाता है? इस झील के अंतर्गत नमक का स्रोत माना जाता है यहां पर विस्तृत अरावली पर्वतमाला में पाई जाने वाली शिष्ट और दूसरी है नाइस, शिष्ट और नाइस गर्तों को माना जाता है, जो कि यहां पर गाद के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। पूरे के पूरे खट भूमि के रूप में गाद एकत्रित हो जाती है और वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा के माध्यम से ये शिष्ट और नाइस चट्टानों का जो गाद होता है वो जल के रूप में किस में पहुंच जाता है? वर्षा ऋतु में सांबर झील में पहुंच जाता है और वही शिष्ट और नाइस जो है वो यहां पर नमक उत्पादन का मुख्य स्रोत जो है वो माना जाता है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है? सांबर झील की मानी जाती है। इसके बाद में देखें तो हमारे पास में इस सांबर झील में जलापूर्ति, सांबर झील में जलापूर्ति किसके द्वारा होती है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इससे काफी बार जो है वो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सांबर झील के अंतर्गत नमक या जल की आपूर्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है। तो इसमें नमक की आपूर्ति या जल की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो देखिए हमारे पास इधर से जयपुर से एक नदी इसमें आकर गिरती है और वो नदी कौन सी है? तो ये जयपुरी इलाके से जो है वो नदी आती है और नदी कौन सी है? मेंथा नदी। मेंथा नदी जो है वो जयपुर से आकर के और किस में मिल जाती है? सांबर झील के अंतर्गत मिल जाती है। ये है सांबर झील। तो मेंथा नदी जो है वो जयपुर से निकल करके और किस में आकर गिरती है? सांबर झील के अंतर्गत। इसी प्रकार से इधर से एक नदी आकर के गिरती है और वो नदी कौन सी है? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी। और ये रूपनगढ़ नदी कहां से आकर गिरती है? अजमेर क्षेत्र से आकर के और किस में गिरती है? सांबर झील क्षेत्र में गिरती है। तो रूपनगढ़ नदी अजमेर से आकर के इसी प्रकार के से इधर वाली साइड से किस जिले से? नागौर जिले से एक नदी आकर गिरती है जिसे कहते हैं खारी या भेड़ खारी नदी। भेड़ खारी नदी। ये नदी जो है वो कहां से आकर गिरती है? वर्षा ऋतु के अंतर्गत नागौर जिले से आकर के और सांबर झील में अपना जल ले जाकर डाल देती है। इसी प्रकार से इधर से एक नदी और आती है और वो नदी कहां से आती है? सीकर से। और सीकर से जो नदी आती है वो कौन सी है? खंडेला नदी। खंडेला नदी जो है वो सीकर से अपना जल ला करके और किस में डाल देती है? सांबर झील के अंतर्गत अपना जल ले जाकर डाल देती है। तो इस प्रकार से इस झील में जलापूर्ति करने के स्रोत कौन से हैं? सबसे बड़ा स्रोत तो कौन सा है? मेंथा नदी। उसके अलावा देखें तो अन्य नदियों में रूपनगढ़ नदी आ जाती है, खारी या भेड़ खारी नदी आ जाती है और खंडेला नदी आ जाती है। अब इन नदियों के द्वारा देखा जाए तो वर्तमान शोध के अनुसार हमारे पास में सोडियम क्लोराइड के कण, वर्तमान शोध के अनुसार सोडियम क्लोराइड के कण प्रति मिलियन टन में
प्रति मिलियन टन के अंतर्गत ये नदियां जो है वो बहाकर लाती है और किसके अंदर डाल देती है, सांबर झील में ले जाकर डाल देती है। तो ये किस प्रकार से है, तो अब देखिए आपके पास में इधर है मेंथा नदी। मेंथा नदी जो है वो 1395 ppm की मात्रा जो है वो किसमें डालती है, सांभर झील में। तो पीपीएम का अर्थ क्या रहता है, यहां पीपीएम का अर्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि प्रति मिलियन टन के हिसाब से जो है वो मेंथा नदी इसके अंतर्गत सांबर झील में नमक के रूप में जो है वो पार्ट डालती है। इसी प्रकार से रूपनगढ़ नदी जो है वो कितने पीपीएम मात्रा इसमें डालती है, तो रूपनगढ़ नदी डालती है 72 पीपीएम, 72 पीपीएम मात्रा जो है वो किस में डाल देती है, सांबर झील क्षेत्र में डाल देती है। इसी प्रकार से यहां पर खारी या भेड़खारी नदी है और वो कितनी डालती है, 665 पीपीएम की मात्रा जो है वो इस सांबर झील के अंदर ला करके डालती है। ये विशेषता हमारे पास में इन नदियों की रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रति वर्ष जो है, प्रति वर्ष इन नदियों के द्वारा इस झील में कुल जो मात्रा आती है वो कितनी आती है, 1,57,867 टन नमक प्रति वर्ष जो है वो किस में आकर के इन झीलों के अंतर्गत जो नमक जो है वो इन नदियों के द्वारा ला करके डाल दिया जाता है। ये विशेषता किसकी है, ये सांभर झील की। 1,57,867 टन नमक जो है वो इन स्थानीय झीलों और इनके पास में कुछ एक बरसाती नाले होते हैं जिनके द्वारा जो है वो नमक इस झील के अंतर्गत डाल दिया जाता है और जिसका स्थानीय लोगों के लिए नमक उत्पादन किया जाता है। तो ये विशेषता हमारे पास में इस सांबर झील की है। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास में अलग अलग विशेषता भी है इन नदियों की। इन नदियों के अंतर्गत देखा जाए तो मेंथा नदी जो है वो हमारे पास में लगभग कितने नमक की मात्रा जो है वो इसमें ला करके डालती है, तो मेंथा नदी जो है वो 1,22,950 टन जो है वो नमक जो है वो अपने जल के माध्यम से किस में ले जाकर डालती है, सांभर झील के अंतर्गत ले जाकर डालती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो रूपनगढ़ नदी जो है वो कितना डालती है, 3,957 टन जो नमक है वो वर्षा जल के माध्यम से रूपनगढ़ नदी इस सांबर झील में ले जाकर डाल देती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो खारी या भेड़खारी नदी जो है वो 30,960 टन नमक जो है वो जल के माध्यम से किस में ले जाकर डाल देती है, सांबर झील क्षेत्र में ले जाकर डाल देती है। तो ये विशेषताएं हमारे पास में किसकी है, ये सांबर झील के अंतर्गत जलापूर्ति के स्रोतों की रहती है। तो हमारे पास में एक मेंथा नदी, उसके बाद में रूपनगढ़ नदी और उसके बाद में खारी नदी, ये बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अपना जल इसके अंतर्गत ले जाकर डाल देती है। तो अब प्रश्न बनता है कि राज्य के अंतर्गत जो सांबर झील में जलापूर्ति होती है वो किस नदी के द्वारा सर्वाधिक होती है। तो इनमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा भी सर्वाधिक जो है वो किसके द्वारा होती है, मेंथा नदी के द्वारा जो है वो जलापूर्ति, या यूं कहें कि नमक की मात्रा सर्वाधिक कौन डालती है, मेंथा नदी जो है वो सांबर झील के अंतर्गत डालती है। तो ये विशेषता हमारे पास में नदियों के रूप में रह जाती है। इसके अलावा देखें तो हमारे पास में इस झील में कुछ स्थानीय नाले हैं, कुछ स्थानीय नाले हैं जो कि वर्षा ऋतु के अंतर्गत, वर्षा के समय जो है ये स्थानीय नाले अपना जल किस में ले जाकर डाल देते हैं, सांबर झील के अंतर्गत ले जाकर
डाल देते हैं। तो वो आपके पास में स्थानीय नाले कौन से हैं? जैसे कि आपके पास त्योंग का नाला, जपोंग का नाला, नलियासर का नाला, इसी प्रकार से बांडी का नाला, या फिर एक हो जाएगा देवयानी नाला। ये कुछ एक यहां के फेमस नाले हैं जो वर्षा ऋतु के अंतर्गत सांबर झील क्षेत्र में जल की आपूर्ति करते हैं। यानी कि स्थानीय क्षेत्रों का जल जो है वो किस में आकर गिरता है? सांबर झील के अंदर लाकर के ये नाले जो हैं वो इसमें जल की आपूर्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये विशेषताएं आपके पास में किसकी है? सांभर झील की विशेषताएं रहती है। इसके बाद में देखा जाए तो इस सांबर झील को जो है वो वर्तमान में किस में सम्मिलित किया गया है? रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। तो सांबर झील जो है वो किस में सम्मिलित की गई है? रामसर साइट में। रामसर साइट के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। रामसर साइट क्या है? नम भूमि क्षेत्र है। तो नम भूमि क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की किस झील को सम्मिलित किया गया है? सांबर झील को। और एक मीठे पानी की झील भी है, और वो झील कौन सी है? केवलादेव झील। तो राज्य की दो झीलों को जो है वो किस में सम्मिलित किया गया है? रामसरा साइट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो रामसरा साइट जो है इसके अंतर्गत इस झील को कब सम्मिलित किया गया था? तो इस झील को सम्मिलित किया गया था 1990 के अंतर्गत। तो रामसरा साइट के अंतर्गत सांबर झील को कब सम्मिलित किया गया था? 1990 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो यहां से एक बेसिक सा प्रश्न उठता है कि ये रामसरा साइट क्या है? रामसरा साइट क्या है? तो ये तो थी हमारे पास में सांबर झील की विशेषता। अब कुछ एक दो चार बातें जो है हम रामसरा साइट पर बेसिक सी करते हैं ताकि ये चीजें, ये संशय खत्म हो भी रामसरा साइट क्या है। रामसरा साइट क्या है? ये क्षेत्र जो है एक शहर है। और कहां का शहर है ये है ईरान का शहर। तो रामसर जो है वो एक ईरान का शहर है जहां 2 फरवरी 1971 को नम भूमि क्षेत्रों की दृष्टि से जो है इनको संरक्षण देने की दृष्टि से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और उस सम्मेलन में लगभग सभी देश जो है वो पहुंचते हैं और वो जो है वो सर्वसम्मति से इसमें हस्ताक्षर करते हैं। तो जो लोग इसमें सर्वसम्मति से हस्ताक्षर करते हैं उन देशों को किसमें सम्मिलित किया गया था? रामसरा साइट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। इस रामसरा साइट जो है ये हमारे पास में मूलतः कब लागू हो गई थी? ये हमारे जो रामसरा साइट है सम्मेलन तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, लेकिन 31 दिसंबर 1971 को जो है ये पूर्ण रूप से कार्यशील हो जाती है। अब देखा जाए तो ये रामसरा साइट का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारे पास में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के यानी कि संपूर्ण विश्व में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड एरियाज होते हैं उनको संरक्षण देना मूल कार्य किसका होता है? रामसरा साइट का रहता है। दूसरा इसका देखा जाए तो रामसरा साइट उन क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जो कि पक्षियों के लिए या प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय प्रदान करती हो, या फिर हमारे पास में उन क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक हो और नमी युक्त क्षेत्र हो। तो उन क्षेत्रों को मूलतः जो है वो रामसरा साइट के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और इस साइट के माध्यम से ही जो है वो इस संघ के द्वारा इनका सहयोग किया जाता है, जो तकनीकी सहयोग दिया जाता है भी हम इन वेटलैंड एरियाज का किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं और इनको और ज्यादा विकसित किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है? रामसरा साइट की रहती है। और रामसरा साइट की सूची में सम्मिलित जो वेटलैंड एरिया जो होते हैं उनके दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है माट्रियोक्स। क्या कहते हैं? माट्रियोक्स।
मॉन्ट्रियोक्स। तो जो ये वेटलैंड के जो दस्तावेज जो होते हैं जिनमें इनको सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि हमने कहा बिसाम्बर झील को रामसरा साइट में सम्मिलित किया गया, तो वो दस्तावेज कौन सा है जिसमें इनको लिखा जाता है? वो दस्तावेज कौन सा है? मॉन्ट्रियोक्स दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत इसके संपूर्ण रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो ये विशेषता रहती है हमारे पास में रामसरा साइट की। और इसी प्रकार से नम भूमि दिवस जो है, वेटलैंड डे जो है, वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम 2 फरवरी को। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो ये कुछ एक विशेषताएं हैं हमारे पास में, किसके रूप में? रामसरा साइट। और इससे पहले जितनी भी विशेषताएं पढ़ी है वो सभी विशेषताएं किसकी है? वो सभी विशेषताएं हैं सांभर झील की। तो अन्य बातें जो है वो सांभर झील की हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दैट्स ऑल।